जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है और हमारा ये जीएस प्लस करंट का प्रैक्टिस टेस्ट 7 है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इससे जुड़िए, वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो भी वीडियो आती है वो वहाँ भी मिल जाती है और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत से बौद्ध धर्म कश्यप मातंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया। तो जो कश्यप मातंगा है, कहीं पर इनको मातंगा भी लिखा होता है इनका नाम। इनका एक नाम एक चीनी नाम भी है इनका, जिया, ये मो ये नाम भी है इनका, झिया, यहीं पर झिया भी लिखते हैं इनको, झिया या मतंगी। तो ये सब इनके नाम हैं। एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जो चीन में बौद्ध धर्म का जिन्होंने परिचय दिया था और संस्कृत से चीनी में अनुवाद किया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप सबको पता होगा ये कनिष्क को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी किया था। इनके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए इनको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। कई किताबों में हर्षवर्धन दिया है, जो कि उचित सही नहीं है। सही एक जो उत्तर है वो आपका कनिष्क है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक उल्लेखनीय समाचार पत्र संबद्ध प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ये आपका ईश्वर चंद्र गुप्ता द्वारा प्रकाशित है। ये बंगाली दैनिक है। ठीक है, ये आपका बंगाली दैनिक है और ये बंगाल से प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक अखबार भी है। ठीक है, ये हुआ था आपका 1831 में। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है। तो जैसे आपने भारत का नक्शा देखा होगा, ये नक्शा है, तो यहाँ पर आपका मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार में जो लगभग मध्य प्रदेश का ज़्यादा हिस्सा आता है, एमपी का 28% करीबन हिस्सा आता है एमपी का। ठीक है, तो मालवा के पठार में आपका मध्य प्रदेश हो गया। थोड़ा सा हिस्सा आपका दक्षिणी राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान कह सकते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हो गया। और पश्चिमी हिस्सा आपका एमपी का हो गया और थोड़ा बहुत हिस्सा आपका गुजरात का आ जाता है, थोड़ा बहुत। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन में जो हमारे लिए सबसे अलग ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र, जो बिल्कुल भी नहीं आता है। ये कहाँ आता है? ये डेक्कन के पठार में आता है, दक्कन का पठार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तररुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री। तो इसको समझने के लिए हमारे पास, वैसे तो इसका उत्तर हमारा हिंदी है, लेकिन इसको हम समझते हैं नक्शे से। ये नक्शे वाला प्रश्न है, तो हमें नक्शा देखते हैं। ये आपके सामने मैप है, देखिए ये आपका काला सागर हो गया, ये आपका ईस्टर्न यूरोप है। ईस्टर्न यूरोप जो आपका वो यूरेशिया वाला हिस्सा, मतलब जो आपका रशिया से टच होता है। तो ये आपका तो यूक्रेन हो गया। ये आपका ब्लैक सी से लग जाता है। रोमानिया भी आपका ब्लैक सी से लग जाता है। बुल्गारिया भी आपका ब्लैक सी से लग जाता है। एकदम स्थलरुद्ध कौन है? ये आपका हंगरी, हमारे वर्तमान के हिसाब से। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आपका यूक्रेन जो था समाचारों में छाया हुआ है। अब परीक्षा पत्र बनाने वाले को पता है यूक्रेन के बारे में, सभी लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो एकदम से यूक्रेन के ऐसी चीज़ पूछेगा जो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, या फिर उससे आसपास का संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। क्योंकि पहले बार कई बार परीक्षाओं में ऐसा हो चुका है, चाहे वो सीडीएस की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो। मैंने ऐसे प्रश्न देखे हैं कि चर्चा में रहे जो देश होते हैं किसी युद्ध वगैरह की वजह से, उनके आसपास का भौगोलिक विवरण पूछ लेते हैं। एक बार बहुत पहले इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला कर दिया था, तो उस समय वो इजराइल, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन के नक्शे से संबंधित कुछ पूछ लिया था। इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने हैं। आगे बढ़ते हैं। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? यह है जम्मू कश्मीर। जब शुरुआत की गई थी तो सबसे ज़्यादा इधर ही किया गया था। उसके बाद फिर अब अन्य राज्यों में भी थोड़ी थोड़ी इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। बॉम्बे में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना किसने की थी? ये थी आपकी जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं? महत्वपूर्ण बात क्या, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो ये है 358, 358। आपको पता होगा 52, 56, 60, 352, 356, 360, 3 की संख्या आपातकाल की बात करते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल 358 होता है
जो आर्टिकल आपका 358 है 358, ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपका इसके अनुसार 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो आपके 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही हो जाते हैं, अपने आप ही वो माने जाते हैं। लेकिन 359 के तहत क्या होता है? इसके तहत राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकारों को, जो आपको फंडामेंटल राइट्स है, उनको निलंबित करता है। किसको? 20 और 21 को छोड़कर, दैहिक प्राण वाली जो स्वतंत्रता होती है उसको छोड़कर बाकी अधिकारों को ये निलंबित करता है, राष्ट्रपति स्वयं करता है। 358 में स्वतः ही हो जाते हैं, ठीक है, अलग से कुछ घोषणा करने की जरूरत नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी। किस समिति ने सिफारिश की कि न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए? ठीक है, तो आपने जब अच्छे से इसको पढ़ा होगा, जिसे आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, तो पंचायती राज तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने सिलेबस में साफ साफ दिया है, तो आपको पता भी उत्तर है अशोक मेहता समिति। तो ये अशोक मेहता समिति के बहुत सारे रिकमेंडेशन थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम में जो 3 स्तरीय है उसको 2 स्तरीय बना दिया जाए। ये भी उन्होंने कहा था, न्याय पंचायतों को अलग कर दिया जाए, ये भी उन्होंने कहा था। तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी। तो 10वां प्रश्न है, भारत के किस खेल महासंघ द्वारा टीम मास्क फोर्स नामक अभियान शुरू किया गया था? अभी देखिए प्रश्न तो पुराना है, कभी कभी ऐसे करंट अफेयर आ जाते हैं जो थोड़े से हटके होते हैं, बहुत आम होते हैं। जैसे मास्क के बारे, मास्क तो उन दिनों बहुत कुछ चल रहा था, है, सबको है, लेकिन ऐसे प्रश्न जो वहाँ बहुत आम है, क्योंकि मास्क के बारे में जन जागरूकता चल रही थी, मास्क पहनो चल रहा था, और सबको पता है, लेकिन कुछ उसमें खासकर चीज़ें होती जो हमने ध्यान नहीं दिए होंगे, तो वो प्रश्न भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये किसने किया था? ये BCCI ने किया था, मास्क पहनने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का सहगामी? तो आपको पता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? आपका जो जब आर्थिक विकास होता है तो सबके पास पैसा आता है, मार्केट में पैसा बहुत हो जाता है, पैसा बहुत ज़्यादा, तो आदमी की जो परचेसिंग पावर होती है, खर्चा करने की क्षमता होती है, बढ़ जाती है। तो ज़्यादा पैसा, बाज़ार में बहुत सारा पैसा हो जाता है, ठीक है, बाज़ार में बहुत सारा पैसा हो जाता है, तो क्या होता है कि आपकी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो फिर उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो फिर इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इन्फ्लेशन जो है एक सहगामी, मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, एक अच्छा इन्फ्लेशन तो होता है, अच्छा इन्फ्लेशन है मतलब आपका आर्थिक विकास हो रहा है। अत्यधिक इन्फ्लेशन होगा तो फिर आपका नुकसानदायक होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? इन्फ्लेशन आर्थिक विकास का सहगामी है। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टरों को कैसे मापा जाता है? इसका उत्तर है बिट्स की संख्या में, जो बिट्स होता है, ठीक है, उससे। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बस है? अब आपको ये कंप्यूटर की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इसमें एड्रेस बस, डेटा बस और ये आपका सिस्टम बस, ये सब होते हैं। तो ये सिस्टम बस क्या होता है? CPU को मेमोरी से जोड़ता है, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से किसे कभी कभी तीसरा ध्रुव के नाम से जाना जाता है? तो आपने अगर कभी मैगजीन वगैरह आप पढ़ते होंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। ये जो सियाचिन ग्लेशियर होता है, जो काराकोरम वाली रेंज है, और ये तिब्बत का पठार काराकोरम रेंज है, इसको तीसरा ध्रुव कहते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर को, उसमें सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो सियाचिन आपका हिमनद है, वो काराकोरम श्रेणी में आता है, और इसको तीसरा ध्रुव, थर्ड पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार अन्य 2 पोल होते हैं वो बर्फ़ से ढके होते हैं, उसी प्रकार सियाचिन भी आपका बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए। निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किस महिला राज्यपाल का? यहाँ पर महिला पूछ रहा है, पुरुष होगा तो उत्तर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो महिला राज्यपाल जो है ये आपका सरोजनी नायडू की जो बेटी है पद्मजा नायडू, इनका सबसे लंबा कार्यकाल है, लगभग 10 साल कुछ महीनों का इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य था। आपको पता है कि विधेयक तो आसानी से पारित हो जाता है, ये कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा, और ये संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बाद ये पेश होता है, उनकी सिफारिश के बाद पेश होता है, पेश होने के बाद फिर ये राज्यों को जाता है, फिर राज्य इसे पारित चाहे तो उनको, मतलब उनके सुझाव देना ये ज़रूरी नहीं है, उनके सुझाव मानना भी हमारे संसद के लिए ज़रूरी नहीं है। उन्होंने पारित कर दिया तो ठीक है, नहीं तो स्वतः पारित माना जाता है, फिर संसद में साधारण बहुमत से ये पारित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता ही होगा। और आपका आर्टिकल जो 3 है, इससे संबंधित कौन है? आपका अनुच्छेद 3, नए राज्यों का सृजन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये सब 3 में आता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद का
के अनुसार भारत क्या है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जो बहुत सरल होते हैं, इसको गलत करना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में विकल्पों को देखकर गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपके अभ्यास करना। पढ़ना अलग होता है, जब उसी चीज़ को हम पढ़ के प्रश्न उत्तर हल करते हैं ना, तो वो एक अलग ही बात हो जाती है। चाहे कितने, अभी ये कितना सरल प्रश्न है, ये तो आप आराम से पहली लाइन ही पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया दैट इज स्टेट शेल बी अ यूनियन ऑफ नेशन, यूनियन ऑफ स्टेट ऐसे करके लिखा होता है। तो भारत जो है, जो भारत जो कि इंडिया, जो आपको हिंदी में लिखा जाता है, वो क्या है, राज्यों का एक संघ है, संघ यानी कि यूनियन, ठीक है। तो इस तरह से होता है, कभी कभी फेडरेशन देके कंफ्यूज कर दिया जाता है। आगे है कालक्रम, ये आपका सही कालानुक्रम बताना जो राज्य इस प्रकार बने थे। तो इसको तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो आपको पता है कि सिक्किम से पहले नागालैंड बना था, तो ये तो आपको कट गया, ये कट गया। अब बचा नागालैंड। अगर आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश बाद में बना था, तो आपका उत्तर ये सही हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा जो है ये तो तुरंत ही बन गया था। तो आप इसको आराम से ऑप्शन से कर सकते कि नागालैंड पहले बना, आपको पता होगा क्रम में, नॉर्थ ईस्ट वालों में। और हरियाणा भी तो शुरुआत में बन गया था, तो सिक्किम तो बहुत बाद में बना था। तो 32वें संविधान संशोधन ये सब हुआ था, 35वां हुआ था। तो ये सब अगर आपको याद है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। वैसे ये प्रश्न सरल है, कठिन नहीं है ये प्रश्न, ठीक है। तो सही उत्तर तो हमारा बी हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो है कठिन नहीं है, प्रश्न सरल है। आप इसको आप टेक्स्ट से भी याद कर सकते हो। आम खाकर गुनाह किया, आम से आंध्र प्रदेश हो गया, गुनाह से आपका गुजरात हो गया, फिर आपका नागालैंड हो गया, फिर आपका हरियाणा हो गया, गुनाह किया, ठीक। तो फिर उसके बाद आम खाकर गुनाह किया, ऐसे करके कुछ ट्रिक आप बना सकते हो। फिर आपका हिमाचल हो गया, आम खाकर गुनाह ही किया, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। गुनाह ही किया तो मेघ मंत्र, फिर आपका मेघालय हो गया, फिर आपका मंत्र मणिपुर हो गया। तो ऐसे करके फिर आपका त्रिपुरा हो गया। तो आप इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हो, मेघ मंत्र, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो। मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही याद किया था ये, ताकि बाकी तो फिर अपने आप याद हो जाते हैं, क्रम पता चल जाता है, थोड़े मध्य अगर पता होता है रिलेट करने के काम आ जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है, क्या तत्व है? उसका तत्व ये है कि पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है, ठीक है। तो ये आपका पाठ्यक्रम के अंदर दिया है, महात्मा गांधी के विचार करके। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, हम इसको पढ़ते नहीं क्योंकि हम सिलेबस देखते नहीं हैं। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। आपको पता होगा इन्होंने दक्षिण भारत में कमान संभाली इस चीज़ की। धसमाना में सरोजिनी नायडू थी, जिसको हम परफेक्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। तो ये और बाकी आपका साबरमती आश्रम से फिर गांधी जी ने किया ही था जो यात्रा शुरू की थी। तो ये सब आप आज के आपके 20 प्रश्न हैं। मैं प्रश्नों की संख्या और बढ़ाऊँगा, ठीक है। बाकी आप करंट अफेयर के लिए हमारा जो सीरीज़ आने वाली है, मैं अभी जुलाई का बना रहा हूँ, लगभग बन ही गया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो करंट अफेयर संपूर्ण नाम से, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा करंट अफेयर का, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग जुड़ें। जितनी ज़्यादा लोग आप जुड़ेंगे, कमेंट करेंगे, तो उतना प्रेरणा मिलती है और चीज़ें और अभ्यास कराने का। मैं आपको इतना अभ्यास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपके खेल हैं, आपके दिवस हैं, रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्स हैं, रिपोर्ट हैं, और आपकी कोई नियुक्तियाँ हैं, बैठकें हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, अनुच्छेद हैं, इतिहास के महत्वपूर्ण कोई पदनाम है। तो ऐसे ऐसे आपका इतना कम से कम आपका रिवीजन हो जाए कि उन चीज़ों में से जो ये आती हैं, ज़्यादातर ये चीज़ें आती हैं, तो ये अगर आएंगी तो आपका प्रश्न गलत होगा। बाकी आप सारे वीडियो को देखिए, काफ़ी वीडियो आ चुके हैं। ये आज 7वां भाग चल रहा है, ठीक है। फिर अभी 8वां भी आएगा। चलिए, धन्यवाद।